आत्मबंधन मास्टर सभी को मैं डॉक्टर गुरविंदर कौर सबका आज के हमारे सेशन में स्वागत करती हूँ, जो कि हमारा ट्यूसडे का शुभ मंगलवार होता है। जैसे कि जिस दिन एक मेहमान हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करने, और उनकी यात्रा से हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं और विचार साझे होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक खूबसूरत मास्टर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, प्रेमलता ठाकुर मैम। तो आज हम उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में सुनेंगे। वेलकम मैम, वेलकम। आप म्यूट हैं प्लीज। हाँ जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अ, मैं प्रेमलता ठाकुर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हूँ। जिले के नरसिंहपुर जिले के एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं हूँ। और मेरा जन्म तारीख है 4/7/1968। और सबसे पहले तो मैं जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, उस स्पिरिचुअल जो टैबलेट पंजाबी, इसको मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नीलम मैम को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं आपके सामने हूँ तो सब नीलम मैम के कारण से हूँ कि उन्हीं के जो बच्चों का सेशन है, मैं नीलम मैम के साथ उन बच्चों का सेशन लेती हूँ। और वहीं से धीरे धीरे बढ़ते हुए आज आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मेरे जीवन में कभी भी ऐसा मौका आएगा, ऐसा जीवन में मोड़ आएगा। क्योंकि मैं तो हम गांव से हूँ बिल्कुल, जहाँ लड़कियों को मतलब एकदम नीचे किया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, न पढ़ाई लिखाई करने दी जाती है। तो बस हमारे यहाँ गांव में स्कूल पहले 8वीं तक स्कूल था मैम। तो सिर्फ हमारी शिक्षा 8वीं तक हुई। उसके पास 2-3 साल घर में अपने रहे, क्योंकि वहां से जो स्कूल था पहले 11वीं हुआ करती थी तो हाई स्कूल, तो वहाँ हमको पढ़ने नहीं जाने दिया कि गांव की लड़की है, गांव की बाखर की लड़की है, यहाँ कहाँ 3-4 किलोमीटर पैदल जाएंगी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ाना। 8वीं तक पढ़ लिया बहुत है, और घर में बैठो, अब हो गई पढ़ाई लिखाई। अपना घर का काम की सीखो, खाना बनाना सीखो, शादी होने ससुराल जाना है, यही काम में आएगा। शादी हुई, हस्बैंड जॉब में रहे, भूमि विकास बैंक में मैनेजर रहे। वहां से एक जिले से दूसरे जिले में शादी हो गई। पहली बार ऐसा हुआ था मैम कि जो गांव की या हमारे घर की लड़की जो है, मतलब एक जिले से दूसरे जिले में गई। नहीं तो सभी वहाँ नरसिंहपुर जिले में आसपास के ही गांवों में सबकी शादी हुई। तो सभी ये बोलते थे कहाँ बच्ची को इतने दूर कर दी शादी, एक जिले से दूसरे जिले कहाँ जाएगी। पर ऐसा संयोग हुआ था, ये बिलासपुर में जॉब करते थे। शादी के 2 महीने बाद ही फिर उन्होंने वो अपेक्स बैंक की जॉब छोड़कर यहाँ नरसिंहपुर भूमि विकास बैंक ज्वाइन कर लिया। तो बिल्कुल समझ ले मेरे मायके में ही आ गए। जब से मैं यहाँ नरसिंहपुर में भी हूँ अभी तक। कुछ दिनों के लिए होशंगाबाद छिंदवाड़ा गए और वापस फिर यहीं नरसिंहपुर आ गए। और हमारे यहाँ आध्यात्मिक तो सभी लोग रहे हैं, पूजा पाठ बहुत होती थी, व्रत त्योहार उपवास। और जैसे सावन का महीना आया था, रुद्री वंदना, 3 पंडित जी आया करते थे सावन के महीने में, तो रुद्री बनती थी 11,500 3 दिन में, फिर उनका रुद्राभिषेक हुआ करता था। सोमवार के सभी लोग व्रत रखते थे। कार्तिक नहाते थे, पुरुषोत्तम महीना जो आता था उसमें नहाना, पूजन पाठ करना, ये सब चलता रहता था। मम्मी है तो अपना वही नहा धो के कहीं सुंदर कांड करना, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कभी गीता जी पढ़ना। और मेरे यहाँ मम्मी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रही हैं। उन्होंने ने सारे वेद पुराण शास्त्र उन्होंने पढ़े, रात रात भर जाग जाग के वो पढ़ा करती थी। इतना शौक था मम्मी के। और उनका हाथ की जो कढ़ाई करती थी मैम, इतना सुंदर करती थी कि आज मतलब मैंने किसी को नहीं देखा इतनी सुंदर हाथ की कढ़ाई। आज मेरी मम्मी हैं तो वो कम से कम 85 साल से ऊपर की हैं आज। और जो अभी भी इतनी स्वस्थ हैं, घर का पूरा काम कर लेती है, अपना कर काम कर लेती हैं।
और यहाँ चूल्हे पे खाना भी बना लेती हैं, गैस में भी बना लेती हैं। हमारे यहाँ भैया खाना नहीं खाते हैं गैस का, चूल्हे पे ही गांव में अभी भी खाना बनता है। तो चूल्हे पे काम कर लेती हैं, अभी भी भाभी की सब्जी काट के दे देंगी। मतलब इतनी ज्यादा स्वस्थ है इस एज में भी वो, कभी बीमार नहीं होती, कभी हॉस्पिटल तक नहीं गई हूँ। जो कुछ है तो हमारे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, अब तो पापा नहीं है। हाँ, वो सरपंच रहे हैं गांव के। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो पापा से उन्होंने बहुत कुछ मतलब उनके नॉलेज में आ गया है आयुर्वेदिक दवाइयों का। वो चरक संहिता वगैरह भी थी, तो वो बुक भी मम्मी पढ़ती रहती थी, पापा भी नोट्स बनाते रहते थे, तो उनको भी पढ़ा करती थी। तो उनको बहुत ज्यादा इसका ज्ञान हो गया है आयुर्वेदिक दवाइयों का। किसी को कुछ होता है तो छोटी मोटी के सर्दी है, बुखार है, तो इनके लिए तो वो खुद ही दवाइयाँ खा लेती हैं और सभी को दे देती हैं, ये खा लो ये करके। तो हम लोगों के भी आज भी वही हैबिट में मैं है कि अब हमें भी मतलब वही देसी दवाइयाँ लेते हैं। और हमारे जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ तो सिवनी जिला है, वहां पर तो वहाँ गाँव वाँव तो है नहीं है मैम। हम लोगों का मतलब फार्म हाउस है, और एक ऐसा 200 एकड़ का प्लाट है जहाँ 5 भाई हैं ये लोग, और बीच खेत में ऐसे मकान बना हुए हैं बिल्कुल प्रकृति में मैम, इतना अच्छा लगता है वहाँ। और वो जो हमारे गांव के जो खेती वर्कर हैं सभी समाज के, उनको हमारे ससुर जी ने जमीन दे के जगह दे के उनको बसाया है, हर समाज के लोगों को। और उनको खेती भी दी उन लोगों ने, ससुर जी ने खेती भी दी उन लोगों को कि मतलब ये आप इतनी इतनी जगह लो, यहीं हमारे यहाँ रहो, हमारे घर का काम करो, और यहाँ जो भी करना है तुम इतना इतनी खेती ले लो। क्योंकि उस समय जो ससुर जी थे वो मालगुजारी शासन हुआ करता था मैम। पहले हमारे यहाँ ससुर जी वो 150 गांव के मालगुजार हुआ करते थे। और कायदा प्रथा हम लोगों के समाज में मैम बहुत ज्यादा चलता था। जैसे मैं मायके में रही तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, पापा से सभी लोग इतने डरते थे कि जैसे घर में पापा की एंट्री हुई सब घर के अंदर, सिर्फ दादी और मम्मी ही मतलब पापा के सामने आया करते थे। और हम लोग बहुत कभी डांटते नहीं थे, कभी कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतना डर था सभी भाई बहनों को। 2 चाचा जी थे उनके बच्चे और हम 2 भाई 2 बहन, ऐसे कुल मिला के 11 भाई बहन, सभी बहुत डरते थे। कभी सामने नहीं गलती, मेरी शादी हो गई उसके बाद में दोनों बेटियां हो गई, उसके बाद में पापा के सामने मतलब बराबरी से बैठ के बात कर पाई। और बस सब वही हम लोगों के समाज में से घूंघट प्रथा चलता है मैम, आज भी चलता है। गांव में जाते हैं साड़ी पहनना, घूंघट लेना, और हर किसी के सामने नहीं निकलना। और उस समय तो इतना ज्यादा था कि मतलब अपन घर जाते थे तो वे अपने हस्बैंड से बात भी नहीं कर पाते थे। इतना कायदा मर्यादा चलता था। ये लोग अपने जो बच्चों को ना अपने पापा गोदी में भी नहीं लेते थे बड़ों के सामने। इतना ज्यादा कायदा प्रथा चलती रही। फिर मैं भी शादी हो गई थी, मतलब उस भक्ति योग में लगे रही, पूजा पाठ करना, जो संस्कार अपने बचपन से मम्मी लोगों को देखा वही पूजा पाठ करना शिव जी की और माँ दुर्गा की मैं बहुत ही भक्त रही हूँ। तो सुबह से उठना, फूल तोड़ के लाना, कौन से देवता को कौन सा फूल चढ़ता है, बेलपत्र, तो दूर्वा, और घर पे भी मैंने में सब कुछ लगा रखे। घर के बाहर भी लगा दिए हैं, नीचे भी, छत के ऊपर भी। सब देवी देवता को जो भी फूल जो चढ़ता है सब मैंने अपने घर पे ही लगा, यहाँ के बेल का पेड़ तक लगा लिया, समा समी का भी लगा लिया। तो ये शिव जी को चढ़ता है, शिव जी को मतलब इतना ज्यादा था तो उनको तो एक भी चीज नहीं छोड़ती थी चढ़ाने के लिए। और बस जैसे नवरात्रि आए थे सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना, कवच का पाठ करना। और पहले वो गीता जी भी पढ़ा मैं करती थी। और जैसे मम्मी के यहाँ देखा तो अभिषेक करवाना, कथा व्रत करवाना, कार्तिक मास का व्रत उपवास करना, यदि अपना जो मल मास आ गया मतलब उसका परसोत्तम माह में नहाना, सुबह से उठ के पूजा करना, व्रत करना, उसका हर एक दिन की कथा करना, पढ़ना, 30 दिन की 30 कथाएं पढ़ना, फिर उसका उद्यापन करना, मंदिर जाना। फिर वहां सारी लेडीजों को देखती थी वैसे तीसा बनाया करती थी, ऐसे बत्तियों को खींच खींच के, तो उनसे वो बनाना सीखा। वो 31 बत्ती का एक चालीसा बनता है, उसको वो बत्ती से ऐसे बनाते खींच खींच के, वो तो उसको टूटना भी नहीं चाहिए, वो उसके ऐसे पतली पतले धागा निकालते हैं रुई का,
बिल्कुल पतले पतले धागे, उस पर ऐसे 5 बार उंगली में लपेट के, और उसके एक बत्ती बनाते हैं, फिर ऐसे 31 के एक बत्ती बनती है, उसको तीसा बोला जाता है। उसका भी महत्व है बहुत ज्यादा जलाने का, तो उसको बनाना जलाना, मतलब ये इसी इसमें लगी रही। फिर इसके बाद में बच्चे हुए, थोड़े वो बड़े हो गए। पढ़ने की इच्छा भी मेरी बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं आज भी पढ़ने की कमी महसूस होती है। शादी के बाद हस्बैंड से बोला मुझे पढ़ना, उन्होंने नहीं पढ़ने दिया। फॉर्म भर दिया मैंने कि पत्राचार से मुझे दे लेने दो 10वीं की परीक्षा, क्योंकि उस समय 11वीं मैट्रिक थी। मेरे समय पे 12वीं मतलब नहीं थी, 10वीं 12वीं नहीं थी। मेरी शादी के बाद में ये 10वीं 12वीं हुई है। नहीं, बोले नहीं नहीं, कौन जॉब करना है, नहीं पढ़ना है, अपना नॉलेज रखो, ठीक है। लेकिन वो पढ़ाई की इच्छा में मेरे मन से कभी भी खत्म नहीं हुई। फिर इनका क्या हुआ, छिंदवाड़ा ट्रांसफर हो गया। उस समय मेरा बेटा फिर 10th क्लास में आ गया। बेटियां की एक की शादी हो गई इस बीच में। फिर एक छोटी बेटी थी, वो भोपाल पढ़ने की चली गई। एक अब बेटा 10वीं पास हुआ। पर एक बार पता नहीं मैम ऐसा क्या हुआ, ऐसा पेपर में ऐसा ऐड आया कि सीधा 10वीं से 8वीं करना। मैंने कहा है 8वीं से 12वीं, मतलब इग्नू का था ये। और उस आखिरी दिन था, मैंने कहा डायरेक्ट 8वीं से 12वीं, ये कैसा है। सर को फोन लगाया, सिर्फ मतलब एक आध घंटे बचा था फॉर्म भरने के लिए। मैंने बेटे को फोन किया, मैंने कहा शिवम ऐसी ऐसी बात है बेटा, आप तो घर आ जाओ, अब 1 ही घंटा बचा हुआ है ये फॉर्म भरने के लिए, मुझे ये फॉर्म भरना है 10वीं से 12वीं का है, डायरेक्ट इग्नू का। तो बेटा कोचिंग से आ गया, तुरंत सर के घर ले गया, उसने वहाँ फॉर्म भरा। आया उस समय किस्मत से मेरे पास भी पैसे थे, तो मैंने फॉर्म भर दिया। और बेटी को बताया, इन लोग मेरी बेटी ने वहां से दिल्ली से गाइड वगैरह भी मंगवा दी पढ़ने के लिए। तो उसमें समाज शास्त्र और ये था, अकाउंट था। अब अकाउंट का मैंने नाम सुना हुआ था, ABCD में कुछ भी नहीं जानती थी। और कहाँ 8वीं से 12वीं, मैंने कहा क्या करूं। हमारे पति तो थे अकाउंट वाले थे। हाँ, फिर क्या करती थी, गाइड आ गई थी, ऑफिस चले जाते थे, मैं बुक निकाल के पढ़ती थी। गाइड पढ़ती थी, और ये ऑफिस से आते थे, गाड़ी की आवाज आती थी, छुपा देती थी गाइडों को, इनको पता न चल पाए। कुछ दिन ऐसी पढ़ाई करती रही। पर अब अकाउंट को ना पढ़ नहीं पाऊँ, अब कैसे करूं क्या करूं। मन गए ये तो B.Com वाले हैं, तो अकाउंटिंग को आता ही होगा क्या। फिर धीरे से बड़े उससे बताया, मैंने कहा मैंने ऐसा ऐसा फॉर्म भर दिया, अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ाओ अब मुझे अकाउंट, आपने तो M.Com किया हुआ है। तो बोले मैं तो इतने साल हो गए, बोले M.Com किए हुए मैं अब नहीं पढ़ा सकता, बोले मैं तो भूल चुका होगा। फिर मैंने क्या करूँ, फिर सामने एक कोचिंग क्लास चलती थी, सामने घर पे थे, और कंप्यूटर सेंटर भी था। तो फिर वहां मैंने 2 महीने कोचिंग की अकाउंट की, और पेपर दिए, फिर उसमें मैं निकल गई। मतलब शादी की कम से कम ये हो गया था, गैप हो गया होगा 30 साल का। उसमें मेरा 1 साल फॉर्म भरने में खराब हो गया, और सर ने बताया नहीं कि आप लेट फीस भरो और इसी साल आप पेपर दे सकते हो। मुझे ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं था। फिर 1 साल उसमें चला गया, दूसरे साल फिर मैंने वो 12वीं की परीक्षा दी, उसमें पास हुई। फिर उसके बाद मैं नरसिंहपुर, मैंने फिर BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म डाला। उस समय सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज मुझसे, कि ये मतलब हम लोगों के यहाँ लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ने देते हैं। तो ये बोली कि ये देखो, अब ये मतलब डायरेक्ट ऐसा बोलते, गांव के लोगों की भाषा तो ऐसी होती, तो भाई क्या करेंगे, ये तो देखो अब बुढ़ापे में पढ़ रही हैं, जैसे इनको सरकारी जॉब इनकी लग जाएगी। मन की जॉब लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन जो मेरे दिल में जो इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश थी पढ़ने की, जो मेरी एक कमी थी, जब मुझे मौका मिल गया तो उस मौका को मैं नहीं छोड़ सकती। कोई कुछ भी बोले, किसी की कभी मैंने परवाह नहीं की मैंने। क्योंकि मैंने जिम सब कुछ सीखा हुआ मैम, शादी उसके बाद में कभी घर में आज भी नहीं बैठती, मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो सारे जो उस समय तो इतना कुछ था नहीं पढ़ाई वढ़ाई का, तो जो सेंटर चला करते थे, जहाँ अपना ये कहीं कुकिंग है, कहीं बेकरी है, कहीं आइसक्रीम है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब सिखाया करते थे। तो वो सारा कुछ मैंने सारे कोर्स किए हुए विद डिप्लोमा से। सिलाई की परीक्षा भी दी, उस सिलाई भी सीखी मैंने।
बेकरी का कोर्स, आइसक्रीम का कोर्स, बंगाली मिठाई का कोर्स, और भी जो चॉइस कोर्स, तो मतलब सारा कुछ मैंने किया। क्ले का काम सीखा, फैब्रिक पेंटिंग भी सीखी, सॉफ्ट टॉयज बनाना सीखा, फिर मैक्रम का काम सीखा। तो सब कुछ करती रही। उसके बाद में वहां चली गई, ट्रांसफर हुआ इनका तो छिंदवाड़ा, वहां से होशंगाबाद पहुंच गई। तो मुझे ऐसा मौका मिला मैम, मैं बैंक में ही, हम लोग ऊपर निवास स्थान था हमारा, और नीचे बैंक थी। तो वहां पर ये सेंटर चला करते थे सरकारी। तो मुझे ऐसे पता चला, फिर मैं वहां गई, सेंटर में सब पता किया, फिर सारी जानकारी ली, फिर मुझे सरकारी काम मिला, फिर मैंने लड़कियों के सेंटर खोला मैंने अपना। हाँ, फिर वहां पर लड़कियों को मैंने सिखाना चालू किया, क्योंकि डिप्लोमा वगैरह सब तो मेरे पास थे ही। तो सरकारी क्लासेस मिली, फिर वहां से मैंने लड़कियों की सिलाई है, कढ़ाई है, पीओपी का काम। वहां देखा जो कुम्हार लोग होते हैं ना, पीओपी का काम करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं वो लोग, कहीं गणेश जी की, कहीं उनकी, तो वो इतना मुझे पसंद आई वो। तो घर से, बैंक से ज्यादा दूर घर नहीं था, तो मैं उनके घर से ले गई, मुझे मुझे भी ये पीओपी का काम सीखना है, आप सिखाइए मुझे। तो बोले मैडम आप तो सीखोगी, बोले वो मजाक समझ लेंगे, नहीं भैया, मैंने कहा मुझे बहुत शौक है, मैं हर चीज सीखती हूँ, तो मुझे पीओपी का काम भी सीखना है। तो फिर मैंने वहां जाना शुरू किया, मैंने पीओपी का काम भी सीखा, फिर उनसे फरमा बनाना भी सीखा। मैंने कहा ये तो ढालना कोई भी ढाल लेगा, है ना, तो जरा से में एक दिन में सिखाएंगे कोई भी सीख जाए। मैंने कहा मैंने तो उसकी फरमा बनाना है, जो रबड़ सॉल्यूशन आता है वैसे बिल्कुल लिक्विड रहता है, उसके 10 10 15 15 कोट करने पड़ते, बड़े मैं बहुत ही मेहनत से उसके जो फरमा है वो बनते हैं मैम। तो मैंने वो फरमा बनाना भी उनसे सीखा, फिर लड़कियों के पीओपी का काम भी जी मैं सिखाना चालू किया। ऐसे ये डिप्लोमा भी देने लगी है, एक सेंटर से मैं वहाँ जुड़ गई, पर वहां से लड़कियों को डिप्लोमा वगैरह भी मैं यहाँ से अपने सेंटर का देने लगी। ऐसे ये सब चलता रहा चलता रहा, उसी बीच में मेरी पढ़ाई भी चलती रही। मैं होशंगाबाद में रही, नरसिंहपुर से मैंने फिर बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म डाला, फिर हाँ मैंने बीए किया, निकल गई, फिर सेकेंड ईयर किया, क्योंकि इग्नू का सिलेबस था मैम बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो नॉर्मल जो फर्स्ट ईयर में जो बीए और सेकेंड या थर्ड ईयर में जो होता है, उतना सिलेबस तो ये इग्नू में फर्स्ट ईयर में है, तो मैंने सोचा कोचिंग में पढूं। तो मैम ने, जिन जिन से मैंने बात की, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैम आप पढ़ रही हो इग्नू से, जितना सिलेबस आपका ये फर्स्ट ईयर में है, इतने तो हम मतलब थर्ड ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा इससे ज्यादा है, तो बोले हम आपको कैसे पढ़ाएं। ये कोई बात नहीं, मैंने कहा गाइड है मेरे पास, और उसमें जो है 3 साल के क्वेश्चन आंसर पे दिए हुए हैं, मैं करूंगी तैयारी। तो मैम आप इतने सालों की पढ़ाई, छोटी हूँ मैं, 8 8 10 10 घंटा मैं पढ़ाई किया करती थी, कि बस एक जुनून, सिलेबस ज्यादा है, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, किसी को बोलने का मौका नहीं देना है, किसी को बोलने का मौका नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय बच्चे तो कोई थे नहीं, बेटा था तो वही पढ़ने के लिए बाहर निकल गया था, और बेटियों की शादी हो चुकी थी दोनों की, तो बच्चे भी कोई साथ में नहीं, बैंक नहीं थे, दिन भर में वो बैंक में ऊपर अकेली रहती थी, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती थी, कोई कुछ काम करना ही नहीं होता। 10 बजे अब ऑफिस चले जाते नीचे बैंक से, और पूरे दिन मैं अकेली रहती थी, बस अपनी पढ़ाई करती रहती थी। तो ऐसा करके फर्स्ट ईयर गया, फिर सेकेंड ईयर निकल गई, फिर मैम बाहर आई इसके क्या कहते हैं थर्ड ईयर की, फाइनल की। तो मेरे साथ बस ऐसा हो गया कि परीक्षा के टाइम पे मेरे यहाँ दमान के वो लीवर का पीलिया हो गया, बड़ी बेटी के यहाँ। तो बहुत इलाज करवाया, उनका नागपुर में इलाज चला, लेकिन उनको एक बार तो बचा लिया, लेकिन दोबारा जब वो उनको फिर नहीं बचा पाए, क्योंकि पूरा शरीर का जो उनका जो खून है वो पानी बनने लगा था, बहुत कोशिश की पर नहीं बचा था। ये घटना मेरे साथ हो गई, बेटी के साथ उसी की। सॉरी मैम, मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो दामाद नहीं रहे, बेटी के साथ वहां 15 दिन रहे। उस बीच में मैम क्या हुआ, उनके ससुराल वालों को जानने समझने का मौका मिला, जी मतलब
100% में 1-2% लोग ही ऐसे होते होंगे जो ऐसे मेरी बेटी के वो ससुराल वाले रहे। ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहिए। ऊपर वाले की जैसी मर्जी थी, ठीक है। जो उन्होंने किया वो अब ऊपर वाला देख रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति आई कि वो मतलब विश्वास करने के लायक नहीं रहे। 15 दिन में अपनी बेटी के साथ रही। बेटी उस समय ग्वालियर में जॉब करती थी, उसकी बेटी 3 साल की थी। तब उसको बच्ची को भी देखना, अब बेटी की भी ऐसी स्थिति नहीं उसको अब ग्वालियर भी जाना। कुछ ऐसी मतलब स्थिति आई उस समय। मुझे बीए फाइनल का पेपर भी देना, मेरा मतलब आखिरी पेपर था उस समय। और सुबह उसकी अब वो बेटी थी, नातिन थी, वो भी बहुत छोटी थी उस समय। मतलब ऐसी मतलब स्थिति आई मैम की ऐसी स्थिति किसी के सामने नहीं आए, कोई साथ देने वाला नहीं। बेटी इतनी दुख भरी, उसको ग्वालियर में जॉब कर रही है, ये होशंगाबाद में जॉब कर रहे हैं। उसकी बेटी छोटी सी, पापा भी नहीं, उसकी मम्मी भी पास में नहीं। और जो उसके दादी वगैरह थी, अब वो थोड़ा सा जमीन अमीन के चक्कर में थोड़ा सा उनका लोभ आ गया। अब वो लंबी कहानी है, तो वो रखना सही नहीं है। बस मैं तो इतना कहना चाहूंगी जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसी की, एक तो भगवान किसी के सामने ऐसी स्थिति किसी की ना आए। भगवान न करे यदि कभी किसी के साथ में ऐसी स्थिति आ जाती है मैम, थोड़ा सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि इंसान को बदलने में तो पल ही लगता है मैम। कब इंसान बदल जाए, कब कि उसमें लालच आ जाए, क्या आ जाए, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। उस समय थोड़ा सा जागरूक रहना और इंसान की थोड़ी सी परख, सामने वालों को, चाहे वो दुख की स्थिति हो चाहे सुख की स्थिति हो, थोड़ा सा अपन को ना सामने वाले को थोड़ा सी परखना आना चाहिए। ये सामने वाला बंदा है तो ये विश्वास लायक है कि नहीं है। तो ये समझ ऊपर वाले के पास मुझ में थी, तो सब कुछ ठीक हो गया। अब बाकी तो और कहानी है, जो भी है अच्छा है। लेकिन अब बेटी जॉब कर रही है, उसकी बेटी भी अब इसमें 10th की परीक्षा 11वीं में आ गई है, इस साल बड़ी हो गई है वो। उसी समय जब हम लोग वहां से 13वीं करके वापस आए, वहां मेरा पेपर था फाइनल का आखिरी। तो प्यून था जो कॉलेज का, उसका फोन बार बार आया मेरे पास, मैम बोले आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब आप आए नहीं हो पेपर देने। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसी स्थिति है, मैं नहीं आ सकती हूँ, और मेरे तो मन है ही नहीं और कोई तैयारी भी नहीं है, मैं कैसे पेपर दे सकती हूँ। तो बोले नहीं मैम आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप निकल जाओगे। मैंने देखा 3 साल से आपको देख रही हूँ, आपकी तैयारी जो भी हो आपने करके रखी होगी पहले से। तो मैं मैम आधा घंटे बाद में कॉलेज पहुंची, कॉलेज गई मैं और पेपर दिया मैंने। हाँ, बहुत अच्छे नंबरों से फिर मैं निकल भी गई, मेरा बीए कंप्लीट हो गया। कहीं तक एक मन में तसल्ली और थोड़ी खुशी भी कि चलो कुछ, इतना तो मुझे पढ़ने मिला कि 8वीं से मतलब मैं बीए तो हो चुकी हूँ। मैं पहले बार मैं थोड़ा सा ऐसा बताने में भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ, लोगों को ऐसा लगता नहीं था। कहीं बच्चों की स्कूल जाती थी तो वो सभी लोग ये पूछते पूछते थे मैम आप टीचर हो। कहीं जाते थे तो उन्होंने बोला आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हो। तो अब मतलब इतना बुरा अच्छा नहीं लगता था मुझे, तो मैं क्या बोलूँ। मैं तो मैट्रिक भी नहीं हूँ और ये लोग समझ रहे कि मैं कहीं जॉब करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं क्या। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। और पढ़ने की इच्छा तो मन में आज भी खत्म नहीं हुई मैम। और फिर भी ये हो गया। उसके बाद में मैंने क्या करा, तो वो सेंटर को हम मैं खोलना चाह रही थी। तो फिर मैंने क्या करूँ, अब एमए तो नहीं करना है। तो फिर मैंने कहा एमएसडब्ल्यू करती हूँ कि मैं तो इसी लाइन में हूँ। फिर मैंने एमएसडब्ल्यू का फॉर्म भरा, बड़ी मुश्किल से तो फॉर्म भरा। 15-20 हजार 15 हजार की फीस भरी, असाइनमेंट लिखे, उनको जबलपुर में जमा करके आई। सब कुछ हो गया और बस पढ़ने बैठूं तो वो बच्ची नातिन छोटी सी आगे पीछे नानी नानी करती हुई, तो पढ़ाई नहीं हो पारी। फिर मैंने वो एमएसडब्ल्यू, मन के नहीं बच्ची को देखना जरूरी है, मेरी पढ़ाई जरूरी नहीं है, बीए कर लिया। मैंने कहा वो इतना ही बहुत है मेरे लिए। और मैंने यहाँ नर्सिंग पर मेरे सेंटर भी खोला। बच्चियों को सिखाने के लिए सिलाई कढ़ाई कुकिंग वगैरह सब कुछ सिखाती थी, सेंटर खोला। कुछ ही दिन, वो कुछ महीने ही चल पाया, कोरोना आ गया तो वो सेंटर को बंद करना पड़ा। ये भी एक ऊपर वाले की मर्जी थी। हाँ, उसी समय वो सेंटर बंद हुआ, मार्च में। और
उसी समय क्या होगा, पत्री सर का यूट्यूब पे मैंने वीडियो देख लिया 5 फिंगर वाला। बस पत्री सर इसके पहले और एक बात थी मैम। जब मैं सुबह मेरी 4 से 5 बजे की नींद खुलती थी, मतलब कभी अपना महामित्र जाप सुनाई, मतलब मंत्र सुनाई दे रहा, कभी कोई मंत्र सुनाई दे रहा, और कभी कभी ऐसे कोई मंत्र होते थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, वो मुझे सुनाई देते थे। तो मैंने अपने जो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मुझे ऐसे ऐसा देख सुनाई देते हैं, और मैं जागती रहती हूँ आंख बंद करके, मैं सुनती रहती स्पष्ट और अच्छी तेज सुर में। तो बोले नहीं, किसी को नहीं बताना ये बात। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तो यही बात नेट पे निकला कि यूनिवर्स आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, अब वो आपको उठाना चाह रहा है। तो मैंने कि मैं, मेरे से यूनिवर्स क्या काम करवाना चाहेगा जो मुझे उठा रहा है? मैं तो इस किसी लायक भी नहीं हूँ कि मतलब इस यूनिवर्स से मुझे उठाए। तो मैं जो ये थोड़ा ऐसा करते रहे, गुरु जी ने बोले किसी को नहीं बताना अपने ये अनुभव, बस ये बात यहीं खत्म हो गई। फिर किसी को बताना ना, मैंने बंद कर दिया। और फिर एक बार जब सर का वीडियो देखने के पहले मैम, पत्ती सर की मैंने जो बांसुरी सुनी, उसके बांसुरी सुनने के बाद में हम लोग यहाँ गांव में एक राम धुन निकलती है, आप लोग यहाँ निकलिए सुबह सुबह 4 या 5 बजे। बहुत सारे लोग मंदिर से झंडा उठाते हैं, फिर वो ढोल मंजीरा से गाते हुए एक प्रभात फेरी करते हैं। तो ऐसा लगा वो आए बहुत तेज, बहुत मैम, जैसे सच में तो आया है, और मेरे घर की सगेत के सामने वो लोग रुक गए, और बस वो ये कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मैं गांव से आई हुई हूँ, हो सकता है ये राम धुन निकलने लगी होगी, कोई बात नहीं। फिर बाद में दोपहर में जब सब काम से फ्री हो गई, तो एक पड़ोस की बच्ची है पूजा, तो मैंने कहा पूजा, अपने यहाँ रामधुन निकलने लगी क्या? बोले नहीं नानी। बोले आपको क्यों पूछ रही हो ऐसा? तो मैंने कहा नहीं, रामधुन तो निकलने लग रही है, आज तभी तो आई थी, मैंने कहा अपने घर तक आई है। कि क्या होता, हमारे घर के आगे से मैम रास्ता खत्म हो गई। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आते आए होंगे ये तो रास्ता भूल गए होंगे। तो देखा होगा कि घर आगे का तो रास्ता है नहीं, इसलिए वो हमारे घर के सामने रुक गए होंगे पूजा, पर आए हैं। हमने कहा वो तो बहुत तेज आवाज से ढोलक भी बज रही थी, मजीरा भी बज रहे थे, और वो राम राम ऐसा कुछ भजन भी गा रहे थे। बोले नहीं नानी, कोई राम धुन नहीं निकल। तो मैंने कहा ये क्या, कोई बात नहीं, यही बात रुक गई। फिर कुछ सर्च कर रही थी। एक तो मैं ब्रह्म कुमारी के उनको सूरज भाई जी को और शिवानी दीदी को सुना करती थी, और जो अपने जैनियों के हैं उनका मैं, उनका भी मैं उनके प्रवचन वगैरह सुना करती थी। और मतलब उस समय में उनका ध्यान भी किया करती थी, 5 मिनट का 15 मिनट का भावना योग था। जैनी जैनी लोग थे, उनका मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उनको मतलब देख के किया करती थी। और वो मेडिटेशन भी हम किया करते थे। बेटी क्या उस समय ग्वालियर थी, तो उसने क्या रेकी सीखना चालू कर दिया था। तो फिर उसने उसी समय उसको मैम एलर्जी थी बच्चे को, जैसे मौसम परिवर्तन हो जाता था तो उसको ये सर्दी खांसी बुखार हो जाया करते थे। तो सब डॉक्टरों को दिखाते दिखाते नरसिंहपुर से जबलपुर वो नागपुर तक पहुंच गई। तो वहाँ नागपुर के डॉक्टर ने उसको, वो पंप होता है जो, बोले अस्थमा है आपके बच्चे को, ये पंप दे दिया, आप ये पंप लेना। तो मैंने कहा ये क्या, अचानक से ये दुर्घटना हुई है, ये बीमार पड़ गई और इसको पंप दे दिया है, सब में बदनाम हो जाएगी कि बेटी को अस्थमा हो गया। मैंने कहा ये सब अचानक से ये सब क्या हो रहा है? फिर उसी बीच में मैं बीमार हुई, मुझे टाइफाइड हो गया, और उसकी बुखार और कमजोरी 10 महीने तक नहीं गई। फिर बेटी आई चली गई, फिर वापस आई। तो उसमें रेकी में तो पिरामिड ऊर्जा के बारे में भी बताया जाता है, तो पिरामिड ऊर्जा का हम लोग तो इस्तेमाल कर ही रहे थे ध्यान में आने के पहले से। फिर उसने बताया कि मम्मी अब ओम मेडिटेशन के बारे में बताया होगा, और एक ही में ध्यान वगैरह भी उसमें करवाते हैं। तो बोले अपन मैं ओम मेडिटेशन करते हैं। उनके ठीक है, बोले आप ये करो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने मैम जब ओम मेडिटेशन जब करना चालू किया, तो सिर्फ मुझे 4 दिन में ही मुझे आराम मिल गया, जो मुझे कमजोरी लगती थी। और जो 4 से 5 के बीच में मुझे मतलब ऐसा बुखार लग जाता था, जो ऐसे आप छू के देखते थे तो समझ में नहीं आता, वो अंदर ही अंदर बुखार,
और बहुत कमजोरी लगती थी। ऐसे 10 महीने हो गया था जब मैंने वो मेडिटेशन किया, और बेटी ने भी किया। तो उससे बेटी का अस्थमा जो ठीक हुआ, वो एलर्जी थी, अस्थमा नहीं था। वो बिल्कुल स्वस्थ है अब। और मेरे वो बुखार और जो कमजोरी थी टाइफाइड की, वो उससे वो मेडिटेशन से ठीक हो गई। बस इसी बीच में ये शायद कोरोना आ गया मार्च में। और फिर पत्नी सर का वो वीडियो डाला यूट्यूब पे। वो सिखा रहे थे सर, 5 फिंगर पे, वो तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा ऐसे करके सर समझा रहे थे। तो वो वीडियो मैंने देखा, ध्यान के बारे में बता रही थी। तो जैसे मैंने वीडियो देखा मैम, मतलब ऐसे एकदम हार्ड ऐसे क्लिक किया, अरे ये क्या, ये तो जो मैं चाह रही थी ये मुझे मिल गया। मैंने कहा इतना सीधा सरल ध्यान। और वीडियो देखे, और देखते गई तो और भी वीडियो आते गए। गाइडेड मेडिटेशन किया है, और भी अनुभव किया है। मैंने तो कम से कम 2 दिन लगातार काम से फ्री होती वीडियो देखती हूँ, पीएमसी के, अपने पीएसएसएम के पत्नी जी के, उनको सुना करती। फिर शाम और रात में भी खाना आना फिर साथ फिर वीडियो देखती, फिर सुनती। जो गाइडेड मेडिटेशन के जो वीडियो होते थे उनको मैं सुनती थी, कैसे सांसों पर ध्यान रखना, क्या करना कैसा नहीं करना। बस मैं ईयरफोन लगा के बैठ जाती और जैसे जैसे वो गाइड करते मैं मेडिटेशन करती थी। ऐसे करते करते मैं एक आध हफ्ते बाद मुझे वो ऊर्जा फील होने लगी, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थी यही करती थी। और वो जो जैनी जो महाराज थे वो सिखाते थे, ध्यान जो करवाते तो वो भी मैं किया ही करती थी। तो थोड़ी ब्रह्मांडी ऊर्जा कैसे लेना क्या थोड़ा सा अनुभव था ही। तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे अनुभव होने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा। और उसके पहले मैंने ब्रह्म कुमारी को भी ज्वाइन किया था, उसका का पूरा कोर्स भी किया। 4 बजे रात से मैं उठती मैम, तो उस नींद से आंखों में तकलीफ होती, जलन होती। तो कुछ दिन किया, छोड़ दिया कि आंखों में तकलीफ होती, नींद पूरी नहीं हो पा रही। जब यही आनापान सती ध्यान को जब मैंने किया ना मैम, तो कहाँ कोई आंखों में तकलीफ नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ भी नहीं। इतना अच्छा लगे जब मैं उस पे करूँ, बहुत शांति मिले, पूरा वाइब्रेशन आने लगे। मतलब अच्छे अच्छे बहुत अनुभव होने लगे। पहले तो ऐसे सिर गोल गोल घूमता था, कहीं कहीं पूरी बॉडी घूम जाती थी। कभी कभी ऐसे हाथ लागते थे, एक झटके से ऐसे खुल जाते थे। और कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि कुछ गिरा ऊपर से। एक बार तो ऐसा लगा जैसे खूब बड़ा पत्थर किसी ने छत पे गिरा दिया हो। तो मैंने कहा ज्यादा रात हो गई, अब तो नहीं जाती डर के कारण, मुझे सुबह देखूंगी। जब मैं सुबह आके देखा तो कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वो मेरा ध्यान का अनुभव था। ऐसा लगे बहुत बड़ा पत्थर है, लुढ़क किसी ने फेंका घर पर, और वो लुढ़कते लुढ़कते जीना से नीचे आ गया। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं जाती। रात में थोड़ा सा डर भी लगा, सुबह जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मैम। वो और भी अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। फिर उसके बाद में मुझे बेटा कोरोना पे घर आ गया, दिल्ली में मतलब जॉब करता था। तो बुद्धा 2.0 का मुझे यूट्यूब में लिंक ही मिली। तो बेटे से हम उस फॉर्म कैसे भरना है क्या करना, उस समय कोई आइडिया ही नहीं था। पर बेटे से मैंने बोला कि शिवम ऐसी बात है, आप इस फॉर्म को भरे जरा। मुझसे तो भरते नहीं बन रहा, पर बेटे ने फॉर्म भरा। फिर मैंने बुद्धा टू नलिनी मैडम की उस क्लास को मैंने शुरू किया। तो उसके बाद से जो क्लासेस चालू हुई, तो इसके बाद आज तक क्लासेस चल ही रही। और अभी ये आपका ये है स्पिरिचुअल जो टैबलेट का फॉर्म, वो कोर्स भी मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं इस कोर्स को मैंने यूट्यूब पे देखा था, सर के वीडियो देखे थे। उस समय शायद ऑफलाइन रहे होंगे वो वीडियो, शायद ऑनलाइन नहीं थे। एक कम से ये 1.5 साल पहले की बात थी। तो वो वीडियो मुझे इतने अच्छे लगे मैम, मन में एक दिल में एक ही चीज आई कि ये कोर्स मुझे करना है। लेकिन उसके कोई फॉर्म वगैरह नहीं आ रहे थे। एक बार सारिका मैम शायद करवाती हैं, जो भी हो मुझे जानकारी मिली। तो फिर मैंने मैसेज किया सारिका मैम पे कि मैम मुझे ये कोर्स करना है, पर कोई रिप्लाई नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, इतना सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं। पर ध्यान में अच्छे अनुभव होने के बाद मैम पर एस्टर ट्रेवल 2 पार्ट लाइव देखी, 3-4 बार सूक्ष्म यात्रा भी की, 2-3 बार पत्ती सर को भी देखा। और जब मैं आई मेडिटेशन में मैम, तो सर तो क्या 2.5 महीने बाद, मैं शाकाहारी नहीं थी मैम। मैं जब ध्यान में आने के बाद देखो मुझे वाइब्रेशन आ रही है हमारी बॉडी में, तो बताते हुए मतलब ये पूरी बॉडी की पिरामिड में बैठी हुई हूँ मैं, 10 बाई 10 के पिरामिड है घर पर।
इसकी भी मैं बताऊंगी अभी। ये मैं वाइब्रेशन मेरी पूरी बॉडी में आ रहे हैं ये सब बताते हुए। तो 2.5 महीने में मैं शाकाहारी बन गई, जो कि मैं 50 साल से सब चीज नहीं छोड़ पा रही थी। 2.5 महीने में ही शाकाहारी हो गई, अब तो मैं लहसुन भी नहीं खाती। ये एक चमत्कार। और दूसरा चमत्कार ये हुआ मैम कि जब से मैंने छोड़ा है, ये शाकाहारी बनी हूँ, और जब से ये घर में ये पिरामिड बना हुआ है मैम, आज तक कुछ भी घर में नहीं आया। जैसे बेटी को अंडे वगैरह बालों में लगाना है तो वो मंगा लेती है, लेकिन ऐसे बनने के उद्देश्य आज तक कुछ भी नहीं आया। बेटा खाता है तो बाहर खा के आ जाता है, लेकिन घर में नहीं आई ये चीज, न ससुराल में आई न यहाँ इस घर पे आई। और अभी मैं दिल्ली में बेटा रहता है तो ये एक चीज, ये चमत्कार है ना, दिल्ली में भी कोई चीज आई है। करीब मुझे 1.5 से 2 साल हो गए छोड़े मैम। ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में पहला ये हुआ। और ध्यान के अनुभव और वो सूक्ष्म यात्रा करना है, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा ये चीज हुई जो कि चीजें हो नहीं पा रही थी। मैं बहुत डांट खाती थी सब सभी से। मेरी बेटियां नहीं खाती थी दोनों ही। और वो बेटियां भी मुझको डांटती थी कि मम्मी आप इतना पूजा पाठ करती हो, सब कुछ करती हो, और आप ये सब करते हो, अच्छी बात नहीं है, आपको नहीं खाना चाहिए ये। तो मैंने क्या करूं, मैं छोड़ ही नहीं पा रही बचपन से इतना, ये मम्मी पापा ने सिखा दिया है मुझे। अच्छा, बेटियों को मैंने कभी नहीं रोका था, लेकिन उन्होंने अपने मन से नहीं खाया। छोटी बेटी थी इतनी पंडित मैम की, वो तो किचन में ही नहीं जाती थी, वो खाना ही नहीं खाती थी, जाती ही नहीं थी कि आप किचन में बना है, ये बर्तन छिल गए होंगे, मुझे खाने नहीं खाना। ऐसा करती थी वो। बड़ी वाली तो नहीं करती थी, लेकिन छोटी वाली भी किया करती थी। तो ये बहुत, ये चीज बहुत ही अच्छा हुआ। और उसके बाद मैम 3-4 महीने बाद मेरी जो छोटी छोटी सी जो हेल्थ इश्यूज थे, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो गुस्से में बहुत कमी हो गई, मतलब आज से कम से 50 से 60% तो मेरे गुस्सा कम हो चुकी है। लेकिन आती है अभी तो थोड़ा अपने आप को रोक लेती हूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ। और इसके बाद में फिर जो गैस प्रॉब्लम थी मेरी वो ठीक हुई। क्योंकि वो जो गैस की जो प्रॉब्लम थी, मतलब वो बढ़ती जा रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। पहले डकार आती थी, उसके बाद में क्या हुआ, उल्टियां होने लगी। उल्टी होने के बाद फिर ऐसी उल्टी गैस जब वो होती थी मेरी समस्या, तो लगातार लगातार जो वोमिटिंग होती जाती थी। कब 10-10 15-15 हो जाए, जब तक डॉक्टर को बुलाए, फिर वो आए, फिर नस में इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, उसके बाद मुझे आराम मिलता था। तो वो टोटली खत्म है मेडिटेशन से। उसके बाद पाइल्स, जो कुछ भी ऐसे मिर्च मसाले वाला या कोई बादी वाली चीज खा लेती तो थोड़ी सी तकलीफ रात में ये परेशानी होती, तो वो बिल्कुल ठीक। उसके बाद मुझे मैम ये गठिया बात जो बोलते हैं अर्थराइटिस, वो मुझे हो गया था, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये कुछ है, ये चीज है। हाँ, मतलब ये सब हड्डी हड्डी ये मेरी बढ़ने लगी। ये अंगूठा यहाँ की ½ इंच, यहाँ की ये वाली हड्डी बढ़ गई थी। ये अंगूठा ऐसा नहीं मुड़ता था, क्योंकि बीमारी में तो हील हो ही रही थी। मैंने मुझे पता था कि ये तो ठीक हो जाना है, जहाँ से नहीं गई मैं डॉक्टर के पास। 2 से 3 महीने लग गया मेरे अंगूठे के ठीक होने में। वो ये हील हो गया, जो हड्डियां सब बढ़ गई थी, ये जोड़ जोड़ में दर्द, कपड़ा ऐसे नहीं निचोड़ कलाई तो ऐसे नहीं मोड़ सकती थी। ये मतलब ये दाहिने दाहिने भाग में, ये दाहिना हाथ मेरा, ये सीधा हाथ, सीधे ही घुटना, सीधे ही जहाँ अपन पायल पहनते हैं वहां की नस, ये सब चीज मतलब मैं ठीक हो गई। एक समय ऐसा आया मैम, कुछ महीने मैंने स्टूल पे बैठ के खाना बनाया, क्योंकि मैं बैठ जाती थी तो उठते नहीं बनता था, उठती तो बैठते नहीं बनता था जमीन पर। तो मैं कभी कभी प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे बैठ जाती थी और खाना बनाती थी। फिर स्टूल आया, स्टूल पे बनाने लगी। लेकिन ध्यान करते 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 ये भी मेरा सब ठीक हो गया, हाथ भी ठीक, घुटने भी ठीक, सब कुछ ठीक हो गया मेरा। और जो हड्डियां बढ़ी थी ये सब भूल गई मैं बिल्कुल। जरा जरा से छोटे साबूदाने जैसे बड़ी हुई, तो मैंने कहा शायद ऊपर वाले ने छोड़ रखी है सबूत दिखाने के लिए कि देखो ये, या किसी को बताती कि देखो अभी भी ये मेरे इतनी थोड़ी थोड़ी है, ये सामने वालों को दिखाती। तो मेडिटेशन से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। फिर उसके बाद मैं ये क्या होगा, वेरिकोस जो नीली नीली नसें हो जाती है ना, गुच्ची पिंडली वो, उसमें मुझे वो काफी तकलीफ, काफी बहुत ज्यादा पूरी सूज गई, चलने में दिक्कत, पैरों में सूजन आ गई। फिर अभी मैं दिल्ली से लौटी हूँ 9 तारीख को। फिर मैं पार्लर गई 12 तारीख को। तो मैं वैक्सिंग करवा रही थी, तो वो पार्लर वाली के यहाँ जाती रहती, तो वो जानती, तो कहती है मैम हाँ, आपके पैर तो बिल्कुल ठीक हो गए।
बोले पहले आपके पैर में कितनी ज्यादा सूजन थी और ये नसें ऊपर उठी हुई थी, नीली नीली थी, और आपकी सूजन भी ठीक हो गई, पैर भी ठीक हो गए, आपकी जो नसें जो ऊपर थी वो भी देखो आपकी बिल्कुल स्किन से बिल्कुल फ्लैट हो गई है, वो अंदर चली गई। हाँ, मैंने कहा मेरे पैरों में तकलीफ बिल्कुल नहीं है, अब तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, बोले देखो ना मैं। तब फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो सच में, मैंने कहा ये चमत्कार है, मैंने कहा जो नसों ऊपर थी, जो तकलीफ होती थी, सूजन थी पैरों में और उन नसों में, हाँ ये मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरी ठीक हो चुकी है। ऐसे ही जी अर्थराइटिस गठियावाद वो मुझे पता ही नहीं था कि ये हुआ है मुझे। जब वो ठीक हो गया तब मुझे पता चला, जब मैंने सेशन में जब सुना कि पहले तो मैं गठियावाद हिंदी में जानती थी, अर्थराइटिस क्या होता मुझे नहीं पता था। जब मैंने दोनों शब्द क्लास में सुने मैम, अरे मैं तो ऐसे चौंक के रह गई। मैंने कि मुझे ये गठियावाद हो गया था, जो कि ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मुझे पता चला। और ऐसे ही ये मेरी कोच थे, जब वो ठीक हो गई तब मुझे अभी ये 12 तारीख में पता चला। मैंने कि ये वो क्या हंसने लगी पार्लर वाली की, मैम आपको क्या है, आप तो स्वस्थ भी हो गए और आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है ऐसा कि कोई भी मुझे बीमारी हो जाती है, जब वो ठीक हो जाती है ध्यान से, उसके बाद मुझे पता चलता है। ये सब में ऐसी में ध्यान की यात्रा रही मैम। और उसी बीच में जब 25 साल थे, और जब वो ऋषिकेश में जब ध्यान महाकुंभ था, उस समय मुझे ध्यान में आए हुए 9 महीने हुए थे। और 9 महीने के अंदर 2.5 महीने में शाकाहारी बनी। 3 महीने के बाद से मेरी वो जो थी हेल्थ, वो 2-3 बीमारियां वो ठीक हुई। और ये इनर जर्नी थी, दीप्ति मैडम करवा रही थी उससे। इसी टाइम की बात उन्होंने बोला था, राम सर ने और मैम ने, कि जिस किसी को पिरामिड बनवाना हो तो मतलब संस्था मदद करती है बनवाने के लिए, जिसको बनवाना हो तो बनवा सकता है। तो ये 10 बाई 10 का एक पोच ही था मैम यहाँ पर। तो मैं गमले वगैरह पेड़ पौधे रखी हुई थी, वो दीवारें तो इसकी 4-4 5-5 फुट उठी हुई थी। तो मैंने बेटी को बोला, क्योंकि ये बेटी का घर है, तो क्योंकि वो रेकी के लिए उसको रूम बनवाने की सोच ही रही थी, तो मैंने कहा आप रुक जाओ, अभी अपन पिरामिड ही बनवाते हैं, तुम्हें रूम चाहिए ना, तो मैंने कहा अपन पिरामिड बनवाते हैं, थोड़ी रुको मैं बात करती हूँ, इतनी जल्दबाजी आप मत करो। राम सर से बात की तो तैयार हो गए। फिर उन्होंने वो जॉनी सर हैं, वो हैदराबाद से, उनको भेजा पिरामिड बनाने के लिए। फिर वो जॉनी सर आए, उन्होंने 10 बाई 10 का मतलब वो लोहे की बाड़ी बनाई। फिर हमारा ये पिरामिड बना। और आधा जो पिरामिड बना था उस समय ये ध्यान ऋषिकेश के ध्यान महाकुंभ था। तो उसी समय बेटे की बात भी चल रही थी। उस समय बेटा जॉब कर रहा था दिल्ली में, तो उसी के ऑफिस में बच्ची थी। तो इंटर कास्ट शादी उससे करना चाह रहा था। तो और हम लोग हैं तो बहुत कायदा मर्यादा वाले हैं, गांव में हैं, तो ये शादी तो नामुमकिन थी कि नहीं हो सकती थी। और मैं भी इस शादी के खिलाफ थी कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं स्वीकार करेंगे अपने समाज में, क्योंकि हम लोग जिस समाज से हैं, लोधी समाज से हैं। और ये जो गांव के जो बड़े होते हैं ना, माल गुजार बाफर वाले इस टाइप के, तो प्रतिष्ठित लोग हैं, तो ये सब नहीं नहीं हो सकता, क्या करें। तो 2-3 बार दिल्ली आने का प्रोग्राम बना, हमने बेटे से बोल के कैंसिल करवाया कि नहीं, सब सारी बातें उसको बताई, ऐसे ऐसी बात है, मुझे ऋषिकेश जाना है। फिर अब मैं ऋषिकेश जाऊंगी, वहाँ 3 दिन रहेंगी। फिर वो मेरी बहू जो है उत्तराखंड काशीपुर की है, फिर अपन उस बच्ची को देखने चलेंगे, ये सब बेटे के साथ सब बात करी। फिर हम लोग दिल्ली गए, 3 दिन में ऋषिकेश में रहे, भैया भाभी मैं हस्बैंड बेटी बेटा सभी लोग हम लोग गए। तो बेटी और मैं ध्यान करने जाया करते थे, वहां रहते थे, सभी मास्टरों से मिले, 25 सर से मिले। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा वहाँ। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं थे कि एक गुरु मुझे ऐसे सादे सिंपल और इतने अच्छे, एक एक व्यक्ति से उन्होंने जितने ध्यान, एक एक ध्यान से मिले, मुझसे भी मिले, बेटी से भी मिले, सबके अनुभव शेयरिंग हो गए, और सब मास्टरों से मिले, सबके साथ फोटो वोटो ली। और सब इतने प्रेम से भरे हुए ना मैम की बताने से, जो अपने वालों से जो प्रेम नहीं मिलता, जो यहाँ सब मास्टरों से, अपने जो PSSM वाले जितने भी मास्टर सब उनसे, कितना कितने ही बड़े ही क्यों ना हो, सब बिल्कुल एक समान भाव में। तो ये चीज और दिल को छू गई कि जहाँ और देखा सुना, कोई गुरु की परंपरा नहीं, कोई चेले की परंपरा नहीं, सब आप भी मास्टर हम भी मास्टर है, ऐसे गुरु देखे ही नहीं थे कि जो सबके बीच में बैठे हों। आजकल कोई गुरु आते तो उनका तो दर्शन ही मुश्किल हो जाते थे।
और ऐसी भीड़ लग जाती थी कि आपको तो दर्शन नहीं मिल जाए तो बहुत बार तो पत्ते सर जो सबको एक एक हाथ सभी से एक हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर सर हाल में बैठे हुए थे, सब लाइन लगा कर वो होटल में सब जा रहे थे, एक एक से सबसे मिल रहे थे। उसमें मैं भी गई, बेटी भी गई। बेटी को एक बुक दी सर ने, सर को बताया भी कि हमारे यहाँ पिरामिड बन रहा है। उस समय मुझे ये जानकारी नहीं थी, तो अब थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि ये पत्री सर से पिरामिड का नाम रखवाना चाहिए था, नहीं मालूम था मैम मुझे। जब ब्रह्म समाधि सर लेने वाले थे, 15 दिन पहले की बात है, तब मैंने राम सर से बात की तो सर थोड़ा जो पिरामिड का उद्घाटन करना है और पिरामिड का नाम है करना है। उस समय सर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सर ने राम सर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं गांव चली गई, फिर वहां पर मैंने देखा गांव में मुझे पता चला, क्योंकि 3 दिन से जब शादी सर बॉडी विकेट करने वाले थे, तो मैम 3 दिन पहले से मेरा ध्यान नहीं लगता था। पता नहीं, जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे एक अजीब सा लगता था। तो क्या मैं क्या करती थी, पत्र सर को बुलाती थी, इनवाइट करती थी और उनके ध्यान में उनको बिठाती थी बाजू में, और उनके ऐसे हाथ पकड़ के मैं ध्यान में बैठ जाया करती थी। तो पता नहीं क्या है, ये 3 दिन से मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ध्यान क्यों नहीं लग, तो पत्र सर को बुलाती हूँ अब और उनको पास में बाजू में बिठाती, उनके ऐसे हाथ पकड़ कर मैं ध्यान में बैठ जाती थी। ऐसे 3 दिन से ऐसा चल रहा था। और दोपहर में इतनी बेचैनी, मैम इतना बेचैनी, सोने गई तो मतलब नींद नहीं आया, बिस्तर से उठ के आ गई। गाँव में थोड़ा नेटवर्क अंदर नहीं मिलता घर के, तो मोबाइल उठाया, मैं घर के बाहर आ गई। मोबाइल जैसे ही मैंने ऐसे खोला तो उसी से जेटीटीपी का पहला दिन था, तो दीप्ति मैडम वहीं थी कड़ताल में। तो मैंने कहा, दीप्ति मैडम को देखा तो उनका चेहरा भी एकदम अजीब थोड़ा ऐसा दिख रहा था। मैंने कहा दीप्ति मैम तो दिल्ली में थी, यहाँ थी कड़ताल में है, और मैम का चेहरा मतलब इतनी हंसती मुस्कुराती रहती, आप दीप्ति मैम आज दिख कैसे रहे, मतलब ऐसा मन में ऐसा भाव आया। और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। जब दोपहर में 3 बजे जब मैंने मोबाइल को ऐसे बेचैनी हो रही थी, मैं बाहर आई, मोबाइल खोला, देखा, तो तब फिर मुझे पता चला कि सर ने ब्रह्म समाधि ले ली है, बाद कर दी है। और फिर उसके बाद में हम ऋषिकेश से फिर बच्ची को देखने, बहू को देखने काशी पर उत्तराखंड चले गए। फिर वहाँ बच्ची के मतलब शादी हम लोग सेट करके आ गए। और जब इनर जर्नी चली रही थी मैम, तो दीप्ति मैडम को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसी समय ना मैम उनने इनर जर्नी जब चल रही थी, एक वीडियो डाला था उनने, शायद स्वीकृति भाव का था। जब मैंने वो वीडियो सुना तो ऐसा दिल को छू गया। तो उसकी कुछ कुछ चीजें मुझे अभी भी याद हैं कि वो दीप्ति मैम बता रही थी कि जब बच्चा पेट में आने, माँ के गर्भ में आने से पहले सब चूज कर लेता है, अपने माता पिता, गांव शहर, गोरा काला, अमीरी गरीबी, सब बच्चे की चॉइस रहती है। तो हम लोग किसी की लाइफ में इंटरफेयर हमको नहीं करना चाहिए। वो अपने पति पत्नी सब कुछ वहीं से जब उनको चुन के आते हैं, तो किसी की लाइफ इंटरफेयर हमको नहीं करना चाहिए। तो जब पूरा वीडियो जब मैंने उसको सुना ना मैम, और तो उसमें तो 5 मिनट नहीं लगे मुझे बदलने में। 5 मिनट में ही मैं बिल्कुल, हम हाँ ये मैम तो सही कह रही हैं, हम कौन होते हैं मतलब लाइफ करने वाले। यदि आज हम सही उस समय डिसीजन नहीं लेते तो काफी आत्माओं को परिवर्तन दिक्कत होती। मैं रहती, मेरे हस्बैंड थे, बेटा था, वो भी बच्ची थी, उसके माता पिता थे, कितने लोग आज दुखी होते थोड़ा सा। पर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं तो करूंगा, वही होगी शादी। और हमारे हस्बैंड के खिलाफ में हमारे ससुराल वाले खिलाफ में, सबके बहुत स्थिति ऐसी थी कि जो ठीक है, बहू आ गई, बहुत अच्छी है, घर में आ गई। पर शादी हम लोगों ने वहीं से उत्तराखंड से ही की। पर काफी ऐसी स्थिति घर में बनी लेकिन सबको हैंडल करते हुए हम बड़े शांति से वो करके, चलो ठीक है। वो शादी करके बहू को घर में लेके आए, फिर ससुराल भी बहू को लेके गए। पहले ही बोले बहू घर में नहीं आएगी, गुस्से में लोगों ने। पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। फिर बकायदा बहू को हम 2-3 महीने बाद घर लेके गए, दीपावली पर वो घर गए, सासू माँ को दिखाने ले गए। क्योंकि तो सासू माँ हमारी उस समय थी, अभी 2 साल पहले
वो 95 96 साल की थी मेरी सासू माँ। तो फिर और को फिर दिखाने बहू की लाइन की, चलो अब तो इतनी बुजुर्ग हैं, कम से कम ये अपनी दादी जी को देख ले। तो बहू को हम घर लेके गए, दादी को दिखाया। फिर इसके कुछ से 3 4 महीने बाद फिर हमारी वो सासू माँ नहीं रही। उस समय भी ऐसा था मैम, जब वो सासू माँ थी, जब गई तो इतना ज्यादा बारिश, इतनी ज्यादा बारिश मैम की बता नहीं सकते। हमने हमारे यहाँ जहाँ मैं हूँ अभी नरसिंहपुर, यहाँ से 125 किलोमीटर है गाँव ससुराल हमारा। इतना बारिश मैम कि ऐसा लगता था घर कैसे पहुंचेंगे। और आज दादी जो सासू माँ है उनका जो मतलब दाह संस्कार कैसे करेंगे इतने पानी में। पर ऐसी स्थिति में कि यहाँ पानी गिर रहा, हम जैसे जैसे हम घर के नजदीक पहुंचते पहुंचे वहां पानी खुल गया। और जब घर पहुंचे तो वहां घर में वहां धूप भी निकल आई। और जो अंतिम संस्कार था हमारी सासू माँ का बहुत बहुत ही अच्छे से हो गया। मतलब इतने नदी नाले आ गए कि बहुत से लोग जो रिश्तेदार आ रहे थे तो वो तो नदी जो नाले पड़ते रास्ते वहीं फंस गए, घर तक बहुत से लोग पहुंच ही नहीं पाए। तो मैंने कहा ये भी एक नया चमत्कार है। तो ये सब मैं ऐसी सब यात्रा करते करते और आज आपके सामने हूँ। और ये सब है मैम, नीलम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अब जो बच्चों का जो सेशन चलाती है 7:15 बजे, उसमें उन्होंने जोड़ा। फिर बच्चों को मैं ध्यान से खाने लगी। फिर वहां से पहले तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी, ज्यादा बोलना नहीं आता था। धीरे धीरे बच्चों को ध्यान से खाना मैंने चालू किया। फिर नीलम जी अब वो कहीं कहीं वो सेशन लेती हैं, उनके स्वाध्याय के सेशन होते हैं। तो फिर वो बच्चों का सेशन मैं लेती हूँ, मुझसे बोलती हैं कि मतलब प्रेमलता जी आप सेशन ले लोगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मैं भी नहीं ले पाती, तो फिर वो संगीता जी लेती हैं, कभी वंदना जी लेती हैं। ऐसे हमारा मतलब बच्चों का सेशन चलता है। और फिर उन्हीं के कारण मैं स्वाध्याय करना भी मैंने सीखा। और रंजन सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम, क्योंकि सुबह गुजरात पीएमसी गुजरात में जुड़ी थी मैं। तो गीता का स्वाध्याय चलता था, तो इतना प्रेरणा मिली मुझे वहां से कि सबको सर मौका देते थे कि श्लोक आप भी पढ़ो, अर्थ भी आप भी बताओ। तो उस समय तो टूटी फूटी संस्कृत आती थी, 8वीं तक की संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो इतने साल छोड़े हो गए थे। फिर मैंने कई लोगों से किया, टीचर ढूंढे कि मुझे गीता जी कोई पढ़ाए पढ़ाए। एक गुरु जी मिले, वो घर आके पढ़ाने लगे थे। 4 बार उनने अध्याय भी मुझे तैयार करवाए। उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो गुरु जी ने आना बंद कर दिया। मैं क्या करूं क्या करूं, एक राउंड नंबर लगा मुझे मतलब कि कोई किसी को नंबर लगा रहे थे, टीचर थी, तो एक गलत नंबर लग गया तो वो फोन मेरे पास आ गया। ना वो मुझे जानती ना मैं उनको जानती। पर बातों बातों में वो टीचर है, उनने बोला आंटी जी मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं गीता परिवार से जुड़ी हूँ, फिर भी पढ़ती हूँ। ऐसा कि मैंने कहा हाँ मुझे तो गीता जी मुझे भी पढ़नी है। मैंने कि मेरे तो शुद्ध उच्चारण मेरा नहीं है। और मैं तो पीएमसी गुजरात में हमारा सेशन चलता है गीता का स्वाध्याय स्वाध्याय का। और मुझे तो संस्कृत और मेरा तो इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, और मेरी तो आज भी पढ़ने की इच्छा है संस्कृत में। तो बोले आप गीता परिवार से जुड़ना चाहोगी, मैंने कहा हाँ। तो शाम को 8 बजे उन्होंने ऐसे फोन पर बात करते करते राउंड नंबर वन को मुझे लिंक दी, 2 जगह की, जो मैं दोनों जगह तुरंत ज्वाइन हुई। और उसी दिन से मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो गीता परिवार से मैंने पूरे 4 लेवल किए। अब पूरा शुद्धोच्चारण के साथ ग्रामर साहित्य मैंने गीता जी पढ़े सीखी। इस, इसके बाद दोबारा फिर ज्वाइन की, 4 लेवल हो गया, फिर वो डिप्लोमा भी मिल गया। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम। उसके बाद अभी राम रक्षा स्तोत्र की चल रही है और गीता जी की भी चल रही है। और फिर अभी हमारे 9 बजे से रहती है गीता जी की क्लास, 8 दिन रहती है, 9 से 10। तो जिसमें एक श्लोक की व्याख्या मैम 1 हफ्ते चलती है। इतनी गुरुजी इतने डिटेल में बताते हैं, पूरा कंठस्थीकरण करवाना, आपका ग्रामर बताना, और वर्ड मीनिंग बताना, और चारों चरण की व्याख्या। अब एक श्लोक की 8 दिन व्याख्या चलती तो कितने विस्तार रूप में बताते होंगे। सबके नोट्स में बताती जा रही हूँ। नीलम जी ने बताया कि अपना एक ग्रुप है, बोले इसमें आप गीता पढ़ाना चाहोगी क्या। उस समय मैं अच्छे से पढ़ना थी क्योंकि 1 साल मैंने गीता जी पढ़ी थी। बोले हाँ। वसुदेव कुटुंब का करके एक
है। तो उसमें बोले आप गीता जी का सेशन लोगे तो फिर हम बता दी। मैंने कहा हाँ नहीं मुझे जरूर। तो उसमें शनिवार के शनिवार गीता जी की क्लास लेती हूँ मैं। उसमें दूसरा अध्याय चल रहा है। और रात के 9 बजे मैं गीता स्वयं पढ़ती भी हूँ। और फिर पिछले साल मैं 2 स्कूलों में बच्चों को ध्यान सिखाने भी गई। और तो डॉक्टर रंजन के सर के कारण मेरा आज गीता में पूरी अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ भी चुकी हूँ। 2-3 अध्याय पूरे कंठस्थ भी हो गया। मुझे गीता परिवार में मुझे परीक्षा भी देना है। वहाँ टीचिंग का काम भी करना कि वहाँ जो टीचर रहते हैं मुझे वो ही बनना है पढ़ाने के लिए। तो अभी दूसरी चीज में व्यस्त हूँ मैम कि ध्यान भी करना, सेशन भी लेना। और इसी नवरात्रि से मैम जूम सेशन में क्लास भी चालू कर दी है अपने पीएमसी हिंदी नरसिंहपुर से। तो 3 से 4 वो रहता है, क्लास रहती है, तो आधा घंटा ध्यान करवाती हूँ। और अपना जो कर्म योग है, हाँ, उसका स्वाध्याय चल रहा है। और प्रचार प्रसार भी करती रहती हूँ, गीता जी का भी ध्यान का भी। और इस साल जुलाई से अब हर स्कूल को कवर करना है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ मैम, 2 स्कूलों को मैं कवर कर पाई। उसके बाद में क्या, हमारे यहाँ हस्बैंड को तबीयत ठीक से नहीं लग रही थी, तो जांच हुई, दिल्ली ले गए। वहाँ बेटे बहू वहीं जॉब करते। तो पिछले साल इसी जून की बात है, जांच वगैरह करवाई तो उनको प्रोस्टेट कैंसर बता दिया। फिर वहीं दिल्ली में आर्डमिस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। अब मतलब 1 साल होने को आ रहा है, पूर्णतः बिल्कुल स्वस्थ है। हर 3 महीने में दिल्ली जाना पड़ता है। 3 साल तक कोई एक इंजेक्शन है जो लगता है, हर 3 महीने में उनको वो लग रहा है। प्रॉपर जांचें वगैरह होती हैं। लेकिन उनको बोलती हूँ आप ध्यान करो, नहीं करते हैं। शुगर भी है उनको, हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। और अभी जांच हुई अभी दिल्ली में, अभी अभी मैं 9 तारीख को ही वापिस आई हूँ। तो किडनी में उनको पथरी बता दी है। तो यदि मैम ऐसी जो स्थिति आई मेरे सामने, ये हस्बैंड को लेके, बीमारी को लेके, यदि मैं ध्यान में नहीं होती मैम, तो शायद आज मैं आपसे बात, क्योंकि इस स्थिति को अगर कोई आ जाती है सामने तो वो एक अलग होती है। तो शायद मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती क्योंकि इंसान को चिंता, डर, अपने पति सर ने हर चीज बताया, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, तो हर एक चीज को मान स्वीकार भाव में। अब जो बचपन के हैं और पिछले जन्म कुछ संस्कार, कोई चीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से नहीं हो पा रही, लेकिन पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ हर चीज को स्वीकार करने की। अपने आप को मतलब बहुत बदलाव जीवन में आ गया है। जितना थोड़ा बहुत जो चीज रह गई हैं उनको भी अपने से बाहर करना है। क्योंकि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी हो रहा है और गीता जी का हो रहा है। उसमें ऐसी बात, छोटी से छोटी चीजें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। कृष्ण भगवान ने सब कुछ बताया हमको, क्योंकि 18 ही अध्याय जो है पूरा योग है। पूरी जीवन जीने की कला ही सिखाई गई है उसमें। तो जब इतने डिटेल, इतने बारीकी से जब उसका मैं स्वाध्याय कर रही हूँ ना मैम, तो ऐसा लगता है कि अब ठीक है, परमात्मा ने आप चाहा तो जीवन में अब आया है मेरा समय, कोई बात नहीं दो देर से आए दुरुस्त आए। पत्री सर का भी अब मेरे ध्यान में आने के जब समय आया था, देखिए तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं पत्री सर यहाँ सब सभी की फोटो लगी हुई पिरामिड के अंदर। आती हूँ तो उनसे बात करती हूँ, उसमें उनके सर की फोटो है, बाबा जी की भी है, बुद्धा जी की भी है। तो अब मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, कभी इस चीज को सोचती भी नहीं हूँ मैं कि ऐसे कोई घर में है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल अपने आप को कमजोर तो मैंने कभी बनाया ही नहीं हो। जब से ध्यान में आई हूँ तब तो ये डर कैसा होता है, चिंता क्या होती है, टेंशन क्या होता है, ये तो बिल्कुल जीवन से ये सब चीज चली ही गई है। और आज मुझे देख के आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि मैं हर चीज को स्वीकार करते जा रही हूँ, हर चीज को स्वीकार करते जा रही हूँ। और बस यही है मैम कि अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ थोड़े ध्यान ही कम है, तो उसी में लगी हुई। अभी हमने एक मंदिर का एक रूम देख रहे हैं, क्योंकि ये पिरामिड 10 बाई 10 का है। तो जब ग्रुप में सामूहिक ध्यान कराते तो छोटा पड़ जाता है,
अब यहाँ बेटी की यहाँ टेबल भी है, कुर्सी भी है। अब उसका जो देखी वगैरह वो क्लासेस लेती है, वीडियो बनाती है, कहीं स्कैनिंग करती थी, जो कर रही थी बहुत सारा काम वो अपना है, तो वो यहाँ बैठ के करती है पिरामिड के अंदर बैठ के। तो मंदिर के एक हम लोग रूम ले रहे हैं, अभी हमारी बात भी हो गई है, लिख के एक एप्लीकेशन दे भी आए हैं। तो अभी थोड़ा ठीक है कि हमें गाँव भी जाना है, अभी हमें उज्जैन भी जाना है। तो जुलाई से वहाँ पे भागवत गीता और ये ध्यान की क्लास सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 का समय रख रही हूँ। और महीने में 2 बार गीता सत्संग होगा वहाँ पर। और 2 टाइम ध्यान, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ये रखूंगी। हनुमान जी का मंदिर है वो, वहाँ पर रूम में कोचिंग क्लास भी वहाँ पर चलती है, वहीं जिम भी है, तो वहाँ पे एक रूम भी मैं ले रही हूँ। इसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ, अब जुलाई से हो जाएगा। और सारी स्कूलों को भी मुझे कवर करना है, और साथ में बच्चों को जो है स्कूलों में जाके गीता जी और रामायण जो चीज बच्चे पढ़ना चाहेंगे, और हफ्ते में एक दिन तो रखना ही रखना है। क्योंकि ये अपने ये सनातन धर्म है, और अपने जो धार्मिक ग्रंथ है, इन सब से चीजों से क्या बच्चे दूर हो गए। आजकल के हर छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल होता है, मोबाइल में लगे रहते हैं। अब जब माता पिता ही नहीं इन चीजों को देखेंगे रहेंगे, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। और हम ही को तो ये शिक्षा देना पड़े, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो जिस स्कूल में जाते हैं सभी एक्सेप्ट करते, आओ मैडम आओ। और जो हैंडीक्राफ्ट सब में जो भी मैंने सीखी है चीजें, तो जो 8वीं से ऊपर की जो बच्ची हैं उनको पूरे सैंपल पीस मेरे रखे हुए हैं, और एक पूरा एल्बम बना हुआ भी रखा हुआ है। जिसको जो भी सीखना है भैया आप अपना सामान लेके आ जाओ, और मैं निःशुल्क आपको बगैर फीस लिए आपको जो भी सॉफ्ट टॉय सीखना, मैक्रम का है, क्ले का है, फैब्रिक पेंटिंग है, और जो भी चीज आती है आप मुझसे सीख सकते हो। पिरामिड बनाना, कैसे पिरामिड बनाना है वो सब मैं बच्चों को सिखाऊंगी। मैं ये मेरी ध्यान की यात्रा है। मैं हो सकता है कुछ भूल गई हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे जब आप बोल रहे हो कि स्पिरिचुअल टैबलेट में एक आती है टैबलेट वॉरियर नॉन वॉरियर। तो प्रवीण जी जो जो हमारे साथ हैं स्पिरिचुअल टैबलेट कर चुके, तो सबको पता है कि वॉरियर मतलब योद्धा, है ना। जो आपकी पूरी जर्नी सुन रहे हैं उसमें एक जिसके एक योद्धा की भावना होती है कि यस, मुझे मेरी ड्यूटी फुलफिल करनी है। कौन सी? जैसे आपकी एक ललक सी महसूस होती है कि यस, मेरी एक रूह का जो हाँ एक मैम। होती है दुनिया का नहीं, वो आपकी जो हर चीज की ख्वाहिश है उसके पीछे सोल का, जिसको बोलते हैं ना कि आत्मा की पुकार और आत्मा की प्यास। क्योंकि जब क्योंकि तक मैम शरीर की प्यास है इंसान इतनी मेहनत नहीं करेगा। मन की प्यास भी कहीं ना कहीं थकती है, लेकिन रूह की प्यास जो होती है ना, वो आपको कुछ करने पे मजबूर बस करती। बस मैम अब तो पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित है। यस, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, ब्राह्मण जगत, वेरी गुड। अहिंसा, मैत्री, और तन से, मन से, धन से, हर एक चीज से। क्योंकि मैम अब तक तो समझ जितना है अब कुछ करके जाना है। तो कभी मैं फ्री, कभी मैम मैं जब से शादी हुई है मैंने आज एक चीज मैं भूलना हो गई। आज मेरी 41वीं शादी की सालगिरह है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 41 थैंक यू। साल हो गए, पता ही नहीं चला मैम कैसे ये समय इतना निकल गया है। और अब तो इतना अच्छा समय निकल गया मैम, इतने इतने बड़े बड़े दिन हो रहे, कैसे दिन निकल जाता, कैसे रात निकल जाती, पता ही नहीं चलता बिल्कुल मैम। क्योंकि सुबह से ध्यान करना, क्लास करना, फिर घर का काम करना, फिर दोपहर की में क्लास लेने की तैयारी करना, फिर रात में गीता जी की तैयारी करना, फिर शनिवार के गीता जी के सेशन लेना, उसकी तैयारी करना, और फिर प्रचार प्रसार की भी, मतलब ऐसा मतलब समय निकल रहा। कभी कभी ऐसा लगता है काश और ये बड़ा दिन होता तो मैं इतना काम भी कर रहा था। कभी कभी ऐसे थक जाती है तो मन करता कि सोने का मन करता है, पर नहीं सोती थी। अब ये सोऊंगी तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे बेटा। कभी मैंने अब एक दिन भी व्यर्थ नहीं गवाए। जैसे कभी मेरा घर में मेहमान आ जाते थे, या 2-4 घंटे मेरे खराब हो जाते तो मेरी बड़ी तकलीफ होती थी, आज का दिन मेरा बेकार चला गया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो ये रहता था जब पहले उस समय तो उनका काम बहुत ज्यादा होता था, हाथ से बनाई हुई स्वेटर पहनते थे। मैंने बहुत बनाई, 4-4 बजे रात तक मैं बुनाई करती थी।
हाफ स्वेटर में 2 से 3 दिन में बना लिया करती थी, पीछे का पल्ला एक दिन में और सामने का 2 दिन लगते थे डिजाइन के कारण। ऐसे में इतने 4-4 बजे रात तक बुनाई करती थी। जो काम हाथ में लेती हूँ उसको जब तक वो पूरा हो नहीं जाता है, जैसे चैन से नहीं बैठती हूँ मैं। और बस थैंक यू। अपने आप पर इतना पूरा विश्वास कर, ये काम मैं कर सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, तो मैं उस चीज को हाथ लगाती हूँ, और जब तक उसमें सफलता मैं हाथ नहीं कर लेती। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी और मच हर जेंट्स मास्टर्स। काम हो चाहे लेडीज काम हो, सब मुझे इतना है कि हर हम लोग के समाज की लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इसमें मैंने पढ़ाई को लेके बताया कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की। साइकिल नहीं चलाने देते थे तो मैंने चोरी छिपे, जब पापा लोग सब सो जाते थे तब मैं साइकिल चलाना सीखती थी। दोपहर में गर्मी में सब पापा सो गए तो पहले तो ये लेडीज साइकिलें नहीं हुआ करती थी हमारे उस समय पे, तो इतनी मुश्किल से उन साइकिलों को मैंने चलाना सीखा। पर शादी हो गई, बच्ची के लिए स्कूटी आई तो सब लोग मना करें, स्कूटी नहीं चलाना है, स्कूटी नहीं चलाना है, सूट नहीं पहनना है। फिर भी मैंने किसी का नहीं माना, नहीं मैंने कि मुझे तो चलाना है। फिर से मैंने साइकिल सीखी, किसी ने मुझे स्कूटी नहीं चलाना सिखाया, मैंने स्कूटी का चलाना सीखा। मैंने कहा मुझे तो सूट पसंद है, मैं तो पहनूंगी सूट। सूट पहनना चालू कर दिया, फिर बाहर निकलना भी सूट पहन के चालू कर दिया। मतलब हमारे समाज में तो अभी भी घूंघट प्रथा चलता है, अभी भी चलता है नरसिंहपुर में अभी भी, लेकिन मैं निकल जाती। कभी लोगों की मैंने परवाह नहीं की मैंने। जैसे रिश्तेदार हैं उनने के मम्मी से गाड़ी नहीं चलाएगी, सूट नहीं पहनेगी, पंजाबी नहीं बनेगी। मैंने कहा उसमें क्या, मेरा शौक है, मुझे करना है, पहनना है। हमारे हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं तो करूंगी। कभी मैम, और सबसे बड़ी मैं अपने पति को और पूरे बच्चों के भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को भी, जो मेरे ध्यान लाइन में मैम कभी 1% भी मतलब बाधा मेरे कभी किसी की नहीं आई। और एक सबसे बड़ा संयोग एक और ये हुआ, मैं बताना भूल गई, जिसमें ध्यान में मुझे मार्च में आई, तो नवंबर में दीपावली में मैं कभी अपने घर के ऊपर नहीं गई। पूरा ऐसा कबाड़ा रहता था, मैं ताला खोल के ऊपर ही नहीं गई, नीचे से मतलब रहती हफ्ता 15 दिन महीना भर और आ जाती थी। उस समय दीपावली पता नहीं क्या कैसा हुआ, शायद पत्नी सारे दिन ने ही ये सब करवाया हो। मैं ऊपर गई, वहां का सारा कबाड़ा हटवाया, वहां की साफ सफाई करवाई, फिर से छपाई करवाई, क्योंकि गांव में ऐसे डबल मकान तो होते हैं लेकिन वो लकड़ी लेंटर तो होता नहीं, वो लकड़ी रहती पटिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी रहती, फिर उसकी फिर से छपाई करवाई, पूरे पुताई वगैरह हुई। हमारे हस्बैंड वहाँ लाइट लगवाई, इन्वर्टर का कनेक्शन करवाया, बेड रखा वहां पे। फिर मैं पिरामिड ले गई 2x2 का, उसको वहां लगाया, मतलब पूरा एक मेडिटेशन रूम हमारा इन्होंने तो वहां पे तैयार करवा दिया। तो ये ध्यान में आने से पहले ये पूरा ऊपर की साफ सफाई हो गई। बाद में जब मार्च में जब ध्यान में आई, मैंने कहा ये तो, जब मैं वहां पर गई घर में, ये तो कितना अच्छा हुआ, पहले से मेरा एक रूम भी तैयार हो गया। साथ में पिरामिड लेके गई, पिरामिड भी लगवा दिया इन्होंने वहां पर पूरा, पंखा भी रखवा दिया, बेड भी एक लगवा दिया, सब कुछ करवा दिया। पर कोई बाधा नहीं मैम, आज भी कोई बाधा नहीं था। मैं ध्यान में रहती हूँ या क्लास में रहती हूँ तो अपना जो कुछ करना होगा, यहाँ तक कि खाना लेके भी खा लेंगे, चाय बना के भी पी लेंगे, मतलब इतने धीरज वाले हैं। नहीं तो मैम इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। ना बच्चे, ना मेरी नातिन, ना मेरे पति, ना मायके वाले, सब कभी को किसी ने मेरे ध्यान में बाधा आज तक कोई भी नहीं बना मैम। ना अभी तो, अब शुरू में नहीं बने तो अब क्या बनेंगे, अब तो सभी का इतना ज्यादा सपोर्ट है, सहयोग है। देखिए कहाँ मैं ऋषिकेश चली गई, फिर मैं 10 दिन के लिए वहाँ करताल भी चली गई, और उसके बाद अभी भोपाल में श्वेत बर्फ था, वहां भी गई। मैं अब उज्जैन भी जा रही हूँ 3-4 दिन के लिए। और फिर ऋषिकेश में नवंबर में फिर ऋषिकेश चली अब वेरी बस काश्मीर वैली जाना है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सुन के आपकी जर्नी। थैंक यू सो मच बताने के लिए, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। तो Please, मास्टर्स आपका जी अभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपिंदर मैम का आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, और जी के सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नीलम मैम को, मेरे पूरे परिवार को, बच्चों को, बहू को, सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, तो जो मैम सभी मेरा साथ दे लास्ट। रहे हैं पूरे दिल से। यस, यस, इतनी मेरी यादगार बिल्कुल। इतनी ही है मैम। yes। तो मास्टर्स किसी का और बस बहुत बढ़िया लगा मैम।
बहुत इंस्पिरेशन मैं मिली जो आपसे। मेरे 3 मोड़ जीवन में आए, एक जब मेरे यहाँ दवान खत्म हुई, दूसरा जब मेरे बेटे की मुझे शादी करनी थी, तीसरा ये मेरे हस्बैंड की पिछले साल जो प्रोस्टेट कैंसर गया है। ये 3 में जो स्थिति थी, इसमें जो लेडीज हैं हार खा जाती, हार मान जाती हैं। क्योंकि सामने वालों से लड़ना तो सहज है, लेकिन परिवार में और खासकर अपने हस्बैंड, मतलब यस, ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ लेडीज से हार मान जाती है इस जगह पे। और इन मतलब तीनों जगहों पे मैंने पूरी विश्वास, योद्धा की तरह आत्मविश्वास डटे बनी रहे। रही मैं। यस, बिल्कुल। बढ़िया। थैंक यू मैम। तो अभी हम 15 मिनट हैं हमारे पास मैम, आप हमें ध्यान करवा दीजिए, हाँ जी, क्योंकि जरूर मैंने सेशन आपका का समय कर। एंड, यस, सेशन का एंड हम ध्यान में करते हैं, इसीलिए बातें पहले हो जाती है, ज्ञान के बाद, आपकी शेयरिंग के बाद, और बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में पहले जब प्रवीण जी आए थे अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने, वो भी बताते थे कि मैंने उर्दू सीखी, मैंने ये सीखा। मतलब वही है, जिसके अंदर लगन होगी वही कर पाएगा। मैम हम अभी जैसे सुन इंग्लिश सीखने की वो है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये ख्वाहिश है कि इंग्लिश भी पढ़ना है मुझे, इंग्लिश भी पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल, कहीं ना कहीं ये इंग्लिश की दिक्कत आ जाती है। तब वो भी मेरे पास इंग्लिश की कोचिंग करने समय के लिए, क्योंकि अभी गांव से आने के बाद मुझे पूरी सेंटर जाने के बाद पूरा प्रॉपरली लैपटॉप पूरा से चलाने से सीखना, क्योंकि जूम के क्लास में चला रही हूँ। तो हर एक चीज आना चाहिए। देखिए बड़ा जो मास्टर होता है, या पीपीटी शेयर करना है, गूगल से निकालना, उसको बनाना है, तैयार करना, मतलब कहीं भी किसी चीज के लिए कोई नहीं है बताने वाला, तो इस चीज में कहीं रुकना नहीं चाहिए। और जो हमारे वो जो लक्ष्मी भी मास्टर है, उनको भी सरस्वती और, सिखाना है मुझे। यस, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब झलक रहे हैं आपके। तो थैंक यू मैम, बहुत वंडरफुल जर्नी थी। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप हाँ ध्यान जी। में बिठाइए सभी को। यस। फ्रेंड्स सभी आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। हम ध्यान की यात्रा करते हैं। हम पिता महापत्र जी को नमन करते हुए, गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, जो भी हम सबके आध्यात्मिक गुरु हैं उनको दिल से नमन करते हुए, उन सभी की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम सब ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियों को फंसा लीजिए। आराम से, जिसने भी चश्मा लगाया हो चश्मे को निकाल लीजिए। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हम सब ध्यानी हैं, ज्यादा कुछ मुझे बताने की, बोलने की जरूरत नहीं है। सभी अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। हमारा जो मंकी माइंड है, जो इधर उधर सोच विचारों में लगा हुआ है, वापस लाएं। अपने सांसों के साथ एक करें। अपने पूरे शरीर को शांत और स्थिर करते हुए चलें फ्रेंड्स। मन को और शांत करते चलें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ
अपनी सांसों पर ध्यान, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अपने श्वास रूपी गुरु के साथ बने रहें। जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, हो जाता है स्नान, वैसे ही जब हम सांसों में डुबकी लगाते हैं, हो जाता है ध्यान। ऊर्जा का आना शुरू हो चुका है। सभी अपने अपने सांसों के साथ जुड़े रहें फ्रेंड्स। सभी अपने मन में दोहरा लें, जो ये ऊर्जा आ रही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर के कण कण में समाहित हो जाए। ये विश्व ऊर्जा हमारी जन कल्याण, विश्व कल्याण के से पूर्णिमा का समय चल रहा है। ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। हमारे लिए ये पूर्णिमा के एक हफ्ते का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस एक हफ्ते पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। हम सभी को इन दिनों ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए।
मास्टर्स, इसी तरह से ध्यान में बने रहिए। जो भी अपना ध्यान योग निद्रा में ले जाना चाहते हैं, इसी तरह से अपने ध्यान को जारी रखें। इसी के साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं। सबको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारा साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Divine night to all of you. मुझे अनुभव शेयरिंग करने के लिए, इतना बड़ा मौका देने के लिए इसको पंजाबी के लिए पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। पिता महापति जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर।